हम तो देखो ये बंद कर दो, ये फैन बंद कर दो, शायद आवाज वहां तक ना पहुंचे। तो अभी सही है इसका बात कर जाएगा। पीछे वाला भी शायद फैन बंद कर दो, अपनी आवाज सुन लेना आपको। ये इसे बंद करो, बराबर ना, इसे बंद करो। ये ज्यादा जरूरी काम नहीं है, पहले जो काम जरूरी है वो करो। ऐसे तो लाइटें सब बंद हो जाएंगी, पंखा बंद नहीं होगा। देखो पहले न्यूज़पेपर देख लेते हैं, ठीक है। इंडियन एक्सप्रेस में कुछ ऐसी न्यूज़ जो आपकी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है वो देख लेते हैं। लेकिन लाइट बंद कर दीजिए, ये जरूरी नहीं है। देखो फर्स्ट पेज पे कोई बहुत इंपॉर्टेंट मुझे न्यूज़ लगी है। एक इसमें ईडी को लेकर है, हेमंत सोरेन वाला जो न्यूज़ है। तो आपको इसमें ये नहीं पढ़ना है कि ईडी ने क्या किसको क्या कर दिया समन वगैरह, आपको ईडी को पढ़ लेना है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एक तो क्या है, क्या संस्था कब बनी थी, किस पर्सपेक्टिव से बनी। ये संस्था बनी थी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, जो कि भारत ने साइन किया, एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे भारत द्वारा साइन किया गया। उसको लागू करने के लिए भारत में एक ये संस्था का निर्माण किया गया। इसको एक्स्ट्रा जुडिशियरी या एक्स्ट्रा टेरिटोरियल पावर भी दी गई। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल पावर्स माने किसी राज्य में भी जाके ये अपराधियों का पीछा कर सकती है और उनको दंडित कर सकती है। किसी पुलिस की या उस राज्य की पुलिस की अनुमति की से आवश्यकता नहीं। दूसरा इसके साथ ये भी है, ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट एक्ट के अंतर्गत कि इसके द्वारा जारी किए गए समन के लिए जो प्री बेलेबल वारंट्स हैं वो नहीं जारी किए जा सकते, यानी बेल इसमें नहीं हो सकती। 14 दिन तक बिना किसी एफआईआर के ये अपनी कस्टडी में किसी व्यक्ति को रख सकते हैं, ये भी अधिकार है इनके पास। और उस कस्टडी को ये समय के साथ बढ़ा भी सकती है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी, ईडी के पास अत्यधिक शक्तियां हैं और ये शक्तियां आर्टिकल 22 का भी उल्लंघन करती हैं कहीं ना कहीं। आर्टिकल 21 का भी करती हैं, 22 का भी करती हैं। इसलिए इसको लेके सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी, और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा कि क्या मौलिक अधिकारों का हनन। देखो अब दो चीजें हैं उस वाली याचिका, एक तो मौलिक अधिकारों का हनन आर्टिकल 21 और 22, और एक दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू करने की स्थिति। तो अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू करने के लिए कई सारे आर्टिकल्स हैं, जैसे सबसे पहले तो 51 में ही है डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में। एक दूसरा है 253 में, जिसमें राज्य के अधिकार का उल्लंघन कर सकती है केंद्र सरकार अगर किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू करना हो। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट को इसमें ये देखना है कि क्या किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू करते हुए मौलिक अधिकारों के ऊपर भी या उनको नियंत्रित किया जा सकता है, मौलिक अधिकारों को कंटेन किया जा सकता है। और अगर किया जा सकता है तब तो ये ठीक है। किसी अंतर्राष्ट्रीय संधि को लागू करने के लिए अगर मौलिक अधिकारों को रेगुलेट किया जा सकता है, विनियमित किया जा सकता है, तब तो ये ईडी ठीक है। अदरवाइज तो ईडी अपना जो टेरिटोरियल एक जुरिडिक्शन है उसे ये ब्रीच करेंगे, तब इसके कुछ सेक्शंस को हटाना पड़ेगा और कुछ ईडी के सेक्शंस में अमेंडमेंट करने पड़ेंगे। ये एक प्रकार की डिबेट है, तो मैंने अभी आपको बताया। आपको क्या करना है, आपको ये समझना है
आपसे आपका मत पूछा जाए तो आप ये कहेंगे उसमें कि मामला सर्वोच्च न्यायालय में है, सर्वोच्च न्यायालय के अग्रिम निर्देशों तक यह देखना आवश्यक है कि मौलिक अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय संधि के बीच में किसको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है या किसको तरजीह दी जाती है। ठीक है, एक आप इसको देखें, बाकी इसमें यही देखना है मैंने बताया जो पढ़ाई की जरूरत है इसमें। एक इसमें इकोनॉमी वाले न्यूज़पेपर, इकोनॉमी वाले न्यूज़ में देखो, मुझे तो इसमें कोई न्यूज़ लग नहीं रही थी। एक इसमें शक्तिकांत दास का एक आर्टिकल है, उन्होंने ये किया है, कहा है कि प्रीमेच्योर टाइटनिंग वुड हैव अपसेट रिकवरी। ये इसमें आर्टिकल है। देखो, मैंने आपको मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी पढ़ाई। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंतर्गत आरबीआई जो इंटरेस्ट रेट्स हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इनको नियंत्रित करता है। हर दूसरे महीने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मॉनेटरी पॉलिसी को रिव्यू करती है और इंटरेस्ट रेट को टाइटन करता है। इसका फर्क क्या पड़ता है? तो इससे इन्फ्लेशन कंट्रोल होती है, क्योंकि मार्केट में मनी फ्लो कम होगा या मनी फ्लो नियंत्रित होगा अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे, और इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे मार्केट में मनी फ्लो कंट्रोल होगा। मनी फ्लो कंट्रोल होगा तो ओवरऑल इन्फ्लेशन के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन जब मनी फ्लो कंट्रोल किया जाएगा या रेगुलेट किया जाएगा और मार्केट में मनी सर्कुलेशन को रेगुलेट अगर हम लोग कर देंगे तो कहीं ना कहीं ग्रोथ भी कम होगी या नहीं होगी, बताइए? हाँ या ना? देखो कैसे होगी, जब मार्केट में मनी कम हो जाएगी तो डिमांड कम हो जाएगी या नहीं, और अगर डिमांड कम हो जाएगी तो उत्पादन अपने आप कम होने लगेगा। वो यही कह रहे हैं। लेकिन आरबीआई गवर्नर कह रहे हैं बात होगी, लेकिन इससे अंदर कुछ खास है, पर हाँ इसको ही समझना है। इसमें यही कहा गया है जो मैंने अभी आपको समझाया, मतलब ये कहा गया होगा, मैंने एक बार ही पढ़ा थी। प्रीमेच्योर टाइटनिंग वुड हैव अपसेट रिकवरी, यानी हमने समय से पहले मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंतर्गत इन्फ्लेशन को टाइट कर दिया, मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू को टाइट कर दिया, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में देखने को मिला कि रेपो रेट जो थे उनको बढ़ाया गया, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया गया महंगाई की स्थिति को देखते हुए। तो इन्होंने यही कह रहे हैं कि प्रीमेच्योर टाइटनिंग वुड हैव अपसेट रिकवरी। हमारी जो रिकवरी थी कोविड के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था की, वो थोड़ी खराब हुई है, क्योंकि हमने पहले से ही जो इन्फ्लेशनरी एस्पेक्ट थे उनको कंसीडर कर लिया। आप एक बार देख लेंगे क्या कहना चाह रहे हैं। वैसे तो केवल इतनी बात वर्ल्ड वाले न्यूज़ में देखो, ये रशिया वाला मामला चलता रहेगा। मुझे नहीं लगता इसमें कोई बहुत ज्यादा कुछ एस्पेक्ट है। अगर ये आप मनोरंजन के लिए पढ़ सकते हैं, कोई वैसे तो दिक्कत है, लेकिन मेरे हिसाब से एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इसमें आप कुछ नहीं है। हाँ, कोप 27 को आर्टिकल है कोप 27 का। देखो, कोप 27 या कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 27th मीटिंग शेरडॉन स्टेट में होगी, जिसमें इसे ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक भी अटेंड करेंगे। पहले ये नहीं जा रहे थे, लेकिन अब जा रहे हैं। कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात केवल इसलिए है, इस पर्सपेक्टिव से है कि कोप 27 एक इंपॉर्टेंट क्लाइमेट समिट, और अगर किसी देश का, ब्रिटेन जैसे देश का अगर प्रधानमंत्री का उपस्थित होता है तो ये उसकी गंभीरता को बताता है। विकसित देशों के ऊपर एक विकसित देश अधिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत निर्णय ले सकते हैं। अपने जो टारगेट्स हैं, जो इनिशियल के टारगेट्स हैं, जो निर्धारित किए गए थे कोप 26 में ग्लासगो में, उन्हें प्राप्त किया जा सके। तो एक पुरानी कोप का एक लीडर, क्योंकि इन्होंने पूरा ग्लासगो में इन्होंने ही चेयरशिप करी थी उस कोप की, अगर वो खुद 27 में वहां जाके शिरकत करेंगे तो एक महत्वपूर्ण बात होगी। केवल इस कॉन्टेक्स्ट में आपको देखते हैं। तो बाकी तो और इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। इजराइल में तो हर साल इलेक्शन हर साल में 2 बार हुए, कोई इंपॉर्टेंट बात नहीं। देखो, एक्सप्लेन में अभी मैं कोप 27 की बात कर रहा था, और पूरी एक्सप्लेन में दिया गया है। एक्सप्लेन में कोप 27 को पूरी तरीके से डिफाइन किया गया है।
तो आप इसे जरूर पढ़ लेंगे। स्टेटस चेक बिफोर COP27 अमिताभ सिन्हा का आर्टिकल है। अच्छा, कोप के बारे में कुछ है पता? क्या है ये कोप हो रहा है? 1992 में फर्स्ट अर्थ समिट हुई, ठीक है, रियो में। उसमें कार्य एजेंडा तय किया गया और जनरली उस कार्य एजेंडा के 4 भाग थे। उन चारों पार्ट को हम लोग करेंगे। एक उसमें भाग था जिसे हम लोग UNFCCC के नाम से जानते हैं, UNFCCC, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज, UNFCCC, ठीक है। जनरली ये यूनाइटेड नेशन का एक फ्रेमवर्क है जो क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए निर्धारित किया गया 1992। इस फ्रेमवर्क के तहत एक सहमति बनी 1994 में, जिसके अंतर्गत ये तय किया गया कि 1995 से बर्लिन में समिट हुई थी। 1995 से जितने भी पार्टीज हैं समस्त देश आपस में मिलकर बात करें और बात करके हर तय 2 वर्ष का जो एजेंडा है उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि कितना क्लाइमेट चेंज से लड़ने के लिए जो कार्य नीति या कार्य योजना तैयार की गई थी पूरे वैश्विक स्तर पे वो कहां तक प्राप्त हो सके, और अगर नहीं हो सकी तो क्या क्या परेशानियां हैं, उनके ऊपर चर्चा करना और उन्हें मिटिगेट कर लेना, ये इसका उद्देश्य निर्धारित किया गया। इसीलिए 1995 से लगातार 27 अभी को हो चुकी है। COP27 थे, क्योंकि 22 में 1995 पहले हुई थी और अब ये 27वीं को है। इसमें हम लोग ये देखेंगे, देखो ग्लासगो में कुछ निश्चित कर ली गई चीजें, जैसे ग्लासगो में जो IPCC की रिपोर्ट है, IPCC UNFCCC के अंतर्गत ही तंत्रकारी निकाय है, इंटरगवर्नमेंटल एक बॉडी जो रिसर्च का काम करती है। नहीं आ रहा समझ? ये रिसर्च का काम करके और UNFCCC के जो लोग हैं अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है कि क्लाइमेट चेंज की सिचुएशन कैसी है। फिर बताओ, अच्छा फिर वापस जाते हैं, ध्यान से सुना, गर्मी बहुत है, चारों दो दिन वाले रहने पड़ेगी। देखो 1992 में फर्स्ट अर्थ समिट हुई। उस अर्थ समिट में कुछ निर्णय लिए गए, कुछ फ्रेमवर्क निर्धारित किए गए इंटरनेशनल लेवल पर। उनमें से एक फ्रेमवर्क है जिसे हम लोग UNFCCC के नाम से जानते हैं। इस फ्रेमवर्क का नाम कार्य योजना है, ठीक है। इस फ्रेमवर्क की फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन फॉर क्लाइमेट चेंज, ठीक है। चूंकि ये कन्वेंशन है तो ये निर्देशक सिद्धांत है, मतलब जनरल थ्योरीज हैं जो देशों को दिशा निर्देश जारी करती हैं कि आपको ये करना है क्लाइमेट चेंज को नियंत्रित करने के लिए, पर्यावरण या जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए आपको ये काम करना है। अब ये जो है UNFCCC है, अब ये कोई रिसर्च बॉडी बनाएगी नहीं बनाएगी जो जलवायु परिवर्तन का अध्ययन करे और फिर इसे रिपोर्ट प्रस्तुत करे, और वो रिपोर्ट जो है UNFCCC के अंतर्गत जब सबमिट हुआ करेंगी वो रिपोर्ट सब देशों को प्रस्तुत की जाएगी और सब देश फिर उसमें निर्णय लेंगे कि और क्या करना चाहिए। आया मेरे समझ में? UNFCCC के अंतर्गत की IPCC इंटरगवर्नमेंट पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसकी फुल फॉर्म है एक रिसर्च बॉडी, ये हर बार एक रिपोर्ट प्रस्तुत करती है जब भी कोप होती है, और ये बताती है कि जो लोगों ने देशों में निर्णय लिए थे क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए, इमिशन कट्स करने के लिए या बाकी सब करने के लिए उनका प्रभाव क्या पड़ा, सही दिशा में भी आ रहे हैं। ये इवैल्यूएशन एक असेसमेंट है। हाल फिलहाल में एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई IPCC, शायद ये 8 की रिपोर्ट है या 9 है, ध्यान नहीं आ रहा मुझे। इसमें ये कहा गया, देखो 2050 तक IPCC की 6ठी रिपोर्ट में ये कहा था कि 2050 तक जो पृथ्वी का तापमान है, एवरेज टेम्परेचर, वो प्री इंडस्ट्रियल टाइम से 2 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाएगा। मतलब प्री इंडस्ट्रियल टाइम माने 1850 से, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कब हुई? 19वीं शताब्दी के पहले उत्तरार्ध में, पूर्वार्ध में 1850 तक हो गई।
सबसे ज्यादा क्लाइमेट को नुकसान किसने किया? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने, औद्योगिक क्रांति के समय हुआ। इसलिए औद्योगिक क्रांति को 1850 को एक बेंचमार्क निर्धारित कर लिया गया और 1850 से पहले का जो हिस्सा है वो देखा गया कि उस समय पृथ्वी का टेम्परेचर कितना औसत। अब ये माना गया कि अगर उससे पृथ्वी का औसत तापमान 2 डिग्री सेल्सियस और बढ़ जाएगा तो पृथ्वी पर विविधताएं आनी शुरू हो जाएंगी, जैसे एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट जो अब देखने को मिली, जैसे बारिश हो रही है तो बारिश हो रही है फिर वो रुकेगी, तूफान है तो इतना बुरी तरीके से आ रहा है कि सब कुछ समाप्त कर रहा है, हरिकेन, टाइफून्स, इस तरीके के जो तूफान है वो बहुत जल्दी आएंगे, सर्दी पड़ेगी तो बहुत ज्यादा। एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट है वो उनकी आवृत्ति बढ़ जाएगी, फ्रीक्वेंसी, तो ये देखने को मिला बढ़ गई। इसलिए आईपीसीसी 6 रिपोर्ट ने ये कहा, उसमें कुछ डेटा तय किया गया था। अच्छा 2015 को समझिए, 2015 में COP25 था जो 2015 में पेरिस समिट हुई, COP21 की, उसमें ये निर्धारित किया गया कि 2 डिग्री सेल्सियस तो बहुत दूर की बात है, हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस या उससे नीचे तक रोकना है क्लाइमेट, पृथ्वी का जो तापमान है औसत उसे 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कंटेन करना है। अगर 1.5 डिग्री सेल्सियस तक कंटेन कर पाए, यानी प्री इंडस्ट्रियल टाइम से केवल बढ़ जाए लेकिन 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा ना बढ़े, अगर हम लोग यहां तक कंटेन कर पाए तो मानव जाति बच सकती है। और अगर 1.5 डिग्री से ज्यादा बढ़ गया या 2 डिग्री तक पहुंच गया तो इस बात की संभावना है कि 1/4 मानव आबादी विनष्ट हो सकती है। इसलिए टारगेट निश्चित किया गया प्री इंडस्ट्रियल टाइम से 1.5 डिग्री। और 2021 में जो इमिशन कट्स निर्धारित किए देशों ने कि हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस का जो इमिशन है वो कितना कम कर देंगे, जैसे भारत न्यूज़ में कहा कि हम लोग अपने इमिशन का जो 2005 में हम लोग कर रहे थे उसका 2030 तक आधा कट कर देंगे, 50% कट कर देंगे। और ऐसा करते हुए हम लोग ये करेंगे कि 100 गीगावाट तो हम लोग सोलर एनर्जी से उत्पन्न करेंगे और 20 गीगावाट 120 गीगावाट 120 गीगावाट दूसरे रिसोर्सेज से उत्पन्न करेंगे, रिन्यूएबल रिसोर्सेज से, यानी ग्रीन एनर्जी के रूप में हम लोग रिसोर्स को उत्पन्न करेंगे। और जो वन क्षेत्र है उसे बढ़ाएंगे। वन क्षेत्र क्या करेगा? कार्बन को एब्जॉर्ब करेगा। पेड़ क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने का काम करते हैं। तो वातावरण से CO2 एब्जॉर्ब होगी, तो जो CO2 एब्जॉर्ब होगी तो ग्रीन हाउस गैस का एमिशन कम हो जाएगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी सभी देशों ने इसी तरीके के कट निर्धारित किए, लेकिन इन कटों को प्राप्त करने में अब समस्या हो रही है। ये देशों ने टारगेट निर्धारित किए, उच्च टारगेट से हाई टारगेट्स उन्होंने ऐसे घोषित किए, लेकिन उन्हें प्राप्त करने के लिए जो प्रतिबद्धता है देशों की वो देखने को नहीं मिली। कारण उसका एक तो ये कोविड पैंडेमिक आया, कोविड पैंडेमिक के चलते ग्रोथ रेट डाउन होने लगी देशों में। अब ये मंदी की स्थिति है। अब हम लोगों ने ये देखा कि ग्रोथ रेट, आर्थिक समृद्धि और पर्यावरण दोनों में एक दूसरे के विपरीत जरूरी माने जाते हैं। आर्थिक वृद्धि होगी तो पर्यावरण का डिग्रेडेशन होना ही। इसलिए देश अपने अपने मिशन कट्स के जो टारगेट्स थे उन्हें अचीव करने में इस समय अक्षम है। इसी सबके ऊपर बात नहीं है COP27 देखो COP27 अभी समय है, लेकिन जिस चीजों की मैं आप चर्चा कर रहा हूं आपसे इन्हीं सब के ऊपर आपको बात देखने को मिलेगा। इन्हीं सब की बात को सुनो वहां होगी, बस आपको करना क्या है उनके डेटा ले लेने हैं। भारत उसमें खुद रिप्रेजेंट करेगा, भारत अपनी बातों को उसमें रखेगा कि हम लोगों ने कितना क्या किया है। एक तो उन डेटा आपको ले लेना है, एक दूसरे देशों ने क्या क्या किया आईपीसीसी की रिपोर्ट प्रकाशित होगी अभी जो इस कोड को गाइड करेगी। आप उस आईपीसीसी की रिपोर्ट के जो बेसिक फैक्ट्स हैं उनको लिख के रखेंगे, एग्जाम में ये पूछे जाएंगे और इन फैक्ट्स का इस्तेमाल आप मेंस एग्जामिनेशन में अपने आंसर राइटिंग में भी करेंगे, ठीक है। तो ये COP27 को लेकर है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की फुल फॉर्म है। 27 की बैठक हो रही है, शर्मा सेल में हो रही है, इससे पिछली बैठक ग्लासगो में हुई। चलिए ये आप देखिए ना, इसमें एक न्यूज है
एक्सप्लेन मी शहबाज शरीफ की विजिट हुई है बीजिंग, ये उनकी पहली विजिट है किसी देश में प्रधानमंत्री बनने के बाद। तो आप एक तो इसे पढ़ेंगे। दूसरा भी कल इसी में इंपॉर्टेंट हुआ एससीओ की मीटिंग हुई थी फॉरेन मिनिस्टर्स की, और उसमें भारत ने बड़ा प्रखर हो गए एक स्टांस रखा कि हम लोग बीआरआई का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में जाएगा उसको डिनाई करते हैं, हम उसके विरोध में हैं, हम उसको सहयोग नहीं करते। और इसलिए नहीं करते क्योंकि वो पाकिस्तान को पार्ट कश्मीर में से हो जा रहा है, वो हमारा हिस्सा है। दूसरी चीज हमारी ऊपर रहेगी, और तीसरी चीज ये है कि वो देशों की संप्रभुता को हानि पहुंचा रहा है। ये 3-4 बातें हमारे विदेश मंत्री ने रखी। अब आपको इसमें पढ़ना है। एक तो इस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है कि भारत इस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ना है कि चीन और पाकिस्तान नेक्सस, और इस नेक्सस के चलते भारत की सुरक्षा चिंताएं हैं। शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन या एससीओ जिसमें पाकिस्तान और चाइना दोनों मेंबर हैं, वो इन दोनों समूहों के बीच में एक डायलॉग का संवाद का उभरता हुआ मंच, ठीक है, जो एससीओ है वो इन देशों के बीच में एक संवाद का उभरता हुआ मंच। एससीओ एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है इंडिया और पाकिस्तान और चाइना के बीच में डायलॉग को लेकर, जो समस्याएं हैं उनके सुझाव, उनके सॉल्यूशन को लेकर। क्यों? क्योंकि उसमें रशिया एक मेंबर है, और सामान्यतः रशिया भारत का एक फ्रेंड कंट्री है, एक मित्र देश है। चाइना के साथ भी उसके ठीक ठाक रिलेशन है, अच्छे संबंध है, आगे ठीक ही हो गए। तो वही आपको एससीओ के कॉन्टेक्स्ट में या एससीओ को पढ़ना है इंडिया, पाकिस्तान, चाइना के बीच में एक ब्रिज के रूप में, एक डायलॉग ब्रिज के रूप में, ठीक। यहां से पढ़ेंगे एक्सप्लेन टू पीपल लीड, इसमें बाकी तो इसमें नहीं, आइडिया पे देख लीजिए, आइडिया पेज में देखो इसमें आर्टिकल है द नेशनलिज्म ऑफ सावरकर। अगर आपको थोड़ा सा मनोरंजन के लिए पढ़ना है तो ये आर्टिकल पढ़ें, मनोरंजन के लिए, और एक आउट ऑफ बॉक्स जाके अगर कोई चीज पढ़नी है, ठीक है। मैं कल जो क्लास में समझा रहा था, नहीं आप वाली क्लास में नहीं, हिस्ट्री वाली क्लास में कल्चरल नेशनलिज्म या 40 की क्लास में कल्चरल नेशनलिज्म को लेकर चर्चा हुई, ये उसी से रिलेटेड आर्टिकल है, ठीक है। तो आप एक बार इसे पढ़ लें अगर आपको ये थोड़ी जानकारी लेनी है, इसमें इतिहास के विषय से संबंधित भी चीजें, बाकी इसमें कुछ नहीं है और इसमें कुछ नहीं, ठीक है। टॉपिक पे आते हैं। मेन ये न्यूज़पेपर जिसको चाहिए ले सकते हैं, लेकिन पढ़ना ही है, गलती होती है क्या करना। देखो मैंने नहीं पढ़ा ये, आप किसी पब्लिका को चीजें समझ सकते हैं कि वो जो चीज मैं अपने लिए पढ़ने के लिए लाता हूँ वो मैं आपको देता हूँ बिना पढ़े, क्यों? क्योंकि मेरे से ज्यादा उसकी आपको भेजता हूँ, आप उसको बड़ी ईमानदारी से पढ़ेंगे, मैं ये सोच के दे देता हूँ, तो मेरी इस उम्मीद के साथ न्याय मिलेगा, ठीक है। मैंने ये कई बार देखा, नोट किया, क्योंकि मैं ये काम तो हमेशा से करता आ रहा हूँ। ऐसे लोग जिनको हिंदी नहीं आती और वो फिर तो मुझे लगता है कि ये क्या न्याय करेंगे, खैर कोई बात नहीं, ऐसे ही। अच्छा ये बताइए, मेंस का क्वेश्चन लिखना है कोई या टॉपिक पे आ जाए?
मेंस का लिखना है क्वेश्चन, किस विषय से लो? हिस्ट्री। चलो हिस्ट्री से ले लो और ये क्वेश्चन क्या बात है, 2015 का क्वेश्चन है 2015 का, और ये क्वेश्चन जी से आया है 2015 में। लिखिए अपसारी उपागमों और रणनीतियों के होने के बावजूद महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर का दलितों की बेहतरी का एक समान लक्ष्य था। दलितों की बेहतरी का एक समान लक्ष्य था। स्पष्ट कीजिए, ठीक है? अंग्रेजी में लिखना, चलो अंग्रेजी में लिखो पहले। महात्मा गांधी, अच्छा सभी अंग्रेजी में भी लिख लें क्योंकि हिंदी में समझ में नहीं आएगा आपको। हमेशा याद रखना सभी लोग, भले जिसका विषय हिंदी भी है, माध्यमिक का हिंदी भी है, सवाल अंग्रेजी में जरूर पढ़ना है। अगर आप इसे हिंदी में पढ़ेंगे तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि वो आपको बहुत क्लियर नहीं हो पाएगा, स्पेशली यूपीएससी में। तो आप इसे हिंदी में भी पढ़ेंगे, अंग्रेजी में भी पढ़ेंगे, दोनों में पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन पेपर हमेशा पहले हिंदी अंग्रेजी में बनता है। क्वेश्चन पेपर, मूल क्वेश्चन पेपर जो है वो अंग्रेजी में होता है, बाद में तो उसका गूगल से ट्रांसलेशन करते हैं और गूगल द्वारा जो ट्रांसलेशन कर रहे हैं वही हो जाता है, और बाद में वो गूगल का ट्रांसलेशन आपको पता ही कैसा होता है। अमेरिकी कंपनी हिंदी का ट्रांसलेशन कर रही है और हमने नए शब्दों को इजाद कर लिया है ना? तब से अब तक उन्हें पता नहीं हमने ऐसा कर लिया। अब अगले पॉइंट लिखो अंग्रेजी में। महात्मा गांधी एंड बी आर अम्बेडकर despite having divergent approaches, and strategies फिर से कॉमा लगा के had a common goal, of amelioration, amelioration of the downtrodden. Amelioration of the downtrodden, elucidate, ठीक है? देखो evaluation का मतलब है ऊपर उठाना, मुख्य धारा में शामिल करना। That is the literary meaning of evaluation. आया? अब ये नहीं आया समझ? ये क्या पूछ रहा है? आया समझ में? किसको आया? जिसको आया वो बताओ। अगर सवाल समझिए, देखो फिर वही बात है, सुकरात है ना? सुकरात को शानदार तरीके से बोल कर सकते हैं यहाँ पे। सवाल को समझना ही आधा होता है। अगर आपने इसको समझ लिया तो आधा उत्तर आ गया, आधा जीतना है। जिसको समझ में आ गया सवाल हाथ उठाओ, लेकिन
जिसको आया हो वही उठाए, फर्जी तरीके से नहीं, टाइम वेस्ट करना हो फर्जी तरीके से। हाँ बोलो सर, ये कहना चाह रहा है कि महात्मा गांधी और B.R. अम्बेडकर के दोनों के विचार अलग अलग थे, लेकिन उद्देश्य दलितों को लेकर के एक, दलितों को लेकर एक। अब बताओ कि डॉक्टर अम्बेडकर के क्या विचार थे? वो खाली दलितों के को रिप्रेजेंट करते थे, महात्मा गांधी सभी वर्गों को रिप्रेजेंट करते थे। हरिजन सभी वर्गों को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा गया था। हरिजन सेवा संघ सभी वर्गों के उत्थान के लिए बनाया गया था। सभी वर्गों को आने देते थे, लेकिन दो पेज के हरिजनों के लिए था, हरिजन समाज के लिए। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, सवाल मैंने तुमसे यही किया, वो तो सभी वर्गों के लिए। अच्छा देखो, डॉक्टर अम्बेडकर का भी कोई मानना है कि सभी वर्गों को डाउन करके हरिजनों को ऊपर कर दिया जाए, क्या ऐसा सोचते थे? सवाल का मतलब ये, देखो इसमें ये पूछ रहा है, जैसे कि हमने बताया, दलितों के या दलित भी छोड़िए, यहाँ इसमें वर्ड है डाउन ट्रोडन माने वो लोग जो समाज में सबसे निचले तबके के थे, दबे या कुचले लोग। उसमें हरिजन या दलित कोई एक नाम नहीं, सामान्यतः वो लोग जो समाज में सबसे निचले वर्ग के थे, उस वर्ग के लोगों को ऊपर लेके आने के लिए दो सबसे इंपॉर्टेंट लीडर्स हुए नेशनल मूवमेंट में, एक महात्मा गांधी और एक B.R. अम्बेडकर। ये कह रहा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट को इसमें अंडरलाइन करिए, अब सारी उपागमों और रणनीतियों यानी डाइवर्जेंट अप्रोचेस एंड स्ट्रेटजीज, देखो दोनों के उपागम और रणनीति अलग अलग थी। बताना मतलब ये है, उपागम माने यहाँ से विचारधारा को कह रहा है कि दोनों की विचारधारा और रणनीति इस मामले में अलग अलग थी कि कैसे दलितों को या सबसे समाज के निम्न वर्ग को ऊपर लेके आया जाए, लेकिन दोनों के लक्ष्य एक थे। तो सबसे पहले तो आपको क्या बताना है, लक्ष्य दोनों के क्या है। सबसे पहले गोल बताएंगे या नहीं, आप क्या निर्धारित करोगे सबसे पहले अपने जीवन में, अपने लक्ष्य या ऐसे ही? सबसे पहले दिल्ली जाना है तो दिल्ली के बारे में सोचोगे ना, उसके बाद में देखोगे कौन सी जगह पढ़नी है। तो सबसे पहले इसमें लक्ष्य बताइए, दोनों के लक्ष्य क्या है, फिर बताइए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दोनों के क्या क्या उपागम थे, अप्रोचेस क्या है। बस ऐसे सवाल। इसमें आपको जैसे पहले बताना है महात्मा गांधी की का उपागम, दूसरा बताना है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का उपागम। इस तरीके से इसमें दो उपागमों को आपको बता देना और अंत में अपना कंक्लूड कर देना, ठीक है? लिख लेंगे, कल इसी चर्चा करेंगे। अगर आपसे नहीं लिखा जाता तो कल फिर मैं लिखवाऊंगा पूरे क्वेश्चन को। इस तरह मैंने आपको हिंट कर दिया। सबसे पहले भूमिका दोनों लिखेंगे, भूमिका के बारे में लिखेंगे, उसके बाद में दोनों के लक्ष्य लिखेंगे, दलित उत्थान से संबंधित, फिर उसके बाद दोनों के उपागम लिखेंगे, अप्रोचेस लिखेंगे। अच्छा, उपागम में और दिशा में, डायरेक्शन और अप्रोच में क्या अंतर होता है? क्योंकि उपागम पूछ रहा है, आपको क्या पता चलेगा कैसे क्या होगा उपागम? अप्रोच क्या होती है? देखो, डायरेक्शन और अप्रोच में केवल एक अंतर है और वो ये है, डायरेक्शन तो हमें केवल किस दिशा में जाना है या किस रास्ते से जाना है ये बताती है, जबकि अप्रोच हमें ये भी बताती है कि उस हमारे जाने की जो स्पीड है वो क्या होनी चाहिए जो लक्ष्य प्राप्त हो जाए। मोरल ऑफ द स्टोरी, उपागम दिशा से अधिक विस्तृत और गहरी संकल्पना को प्रस्तुत करती है, इसीलिए उपागम में विचार भी आ जाता है, ठीक है? तो आपको इसमें गांधी का विचार और उसकी प्राप्ति कैसे की जा सकती है, उस विचार की प्राप्ति के लिए गांधी ने क्या कहा ये लिखना है। ऐसे ही डॉक्टर अम्बेडकर का विचार और उसकी प्राप्ति के लिए उन्होंने क्या किया ये लिखना है, और बाद में आपको अपना निष्कर्ष देना है, और निष्कर्ष ये देना है जो लिखना चाहिए। क्लियर?
चलिए ये यहाँ तक की हमारी बात कंप्लीट हुई। अपने वाले टॉपिक पे आते हैं। कल हम लोग क्या कर रहे थे? हम लोगों ने पारिस्थितिकी के इकोलॉजिकल फैक्टर्स चल लिए थे, इकोलॉजी को प्रभावित जो करते हैं, ठीक है, वो फैक्टर्स जो इकोलॉजी को अफेक्ट करते हैं वो हम लोगों ने कर लिए। अब हम इसमें अच्छा इन फैक्टर्स को हमने 4 भागों में बांटा था, है ना? इकोलॉजी को प्रभावित करने वाले जो फैक्टर्स थे 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। एक जलवायु कारक, ठीक है, दूसरा स्थलाकृतिक टोपोग्राफी, तीसरा नदीय एडैफिक और चौथा जीवीय या बियोटिक। देखो स्थलाकृतिक कारकों को सबसे पहले देखेंगे। जलवायु कारक, जलवायु में क्या क्या चीजें आती हैं, क्लाइमेट में क्या क्या चीजें आती हैं? किसी जगह के क्लाइमेट में किन किन, मैं ये कहूं मेरठ का क्लाइमेट है, आज का मेरठ का जलवायु बताइए, मेरठ की आज की जलवायु बताइए कैसी, तो क्या क्या बनाएंगे इसमें आप? ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, सर वो तो मानसून में मौसम में नापते हैं। मुझे ये बताइए कि अगर मैं आपसे ये पूछ, चलो मौसम बता दो आज का कैसा रहेगा, इसलिए तो मैंने कहा मैं तो कब से आपके दर्शन के लिए तरस रहा, आप कहाँ थे अब तक प्रभु? आपको देख के मेरी आत्मा तृप्त हो गई। जो तीसरा नेत्र है वो खुल गया। चलिए बताइए, देखो जलवायु कारकों में हम लोग तापमान, ह्यूमिडिटी, इन चीजों को बेसिकली रखते हैं। इसके साथ साथ तापमान के साथ साथ प्रकाश, लाइट भी आ जाएगी इसमें। उसकी तीव्रता कितनी है, जैसे आज मान लीजिए कोहरा है तो इसका मतलब पृथ्वी पर प्रकाश की जो तीव्रता है वो कम होगी, है ना? तो ये सब चीजें जलवायु कारकों में आ रही है, नहीं? जलवायु कारकों में हम इन्हीं चीजों को देखेंगे और ये भी पता लगाने की कोशिश करेंगे कि ये जलवायु कारक किसी क्षेत्र की इकोलॉजी को कैसे इफेक्ट करते हैं। एक शानदार स्टडी इसके ऊपर करेंगे। तो अगले पॉइंट में आप लिखना, पारिस्थितिकी को प्रभावित करने वाले, पारिस्थितिकी को प्रभावित करने वाले जलवायु कारकों को निम्न स्तरों पर देखा जा सकता है। निम्न स्तरों पर देखा जा सकता है। क्लाइमेटिक फैक्टर which affect the ecology could be seen as these levels, ठीक है? सबसे पहले प्रकाश लिखिए, क्योंकि जलवायु कारकों में सबसे महत्वपूर्ण है प्रकाश पौधों के संदर्भ में, है ना? ठीक है। अच्छा कोई मुझे बताया कि पौधों पर जो प्रकाश पड़ता है उसका कितने प्रतिशत भाग वो अवशोषित कर लेते हैं? ये आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, एलबीडो पढ़ा है। एलबीडो क्या होता है? एलबीडो प्रभाव, देखो प्रकाश का वो भाग जो कि किसी वस्तु द्वारा या वस्तु की सतह द्वारा वापस अंतरिक्ष में परावर्तित कर दिया जाए, इसके अनुपात को हम लोग उस वस्तु का या उस वस्तु की सतह का एल्बिडो कहते हैं। जैसे मान लीजिए बर्फ के ऊपर जो प्रकाश पड़ा, जो लाइट आई, बर्फ ने उस लाइट का कितने %
80% भाग रिफ्रैक्ट कर दिया, that would be the albedo of eyes. Clear? और एक बार और बताइए, जितना ज्यादा भाग को लाइट के रिफ्रैक्ट कर देगी कोई सतह, वो वस्तु की तरफ चमकेगी या नहीं? हीरा भी चमकता है, 99.9% लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, उस पर पड़ने वाली जिस कारण को चमक रहा है जलेगा नहीं। बर्फ चमकती है नहीं, इस कारण बर्फ का एल्बिडो उस तरह होगा नहीं। ठीक है, अब एक और बात बताइए, इसके विपरीत आ रही है रेत। ठीक है ना, रेत के ऊपर जो प्रकाश पड़ा वो ज्यादा एब्जॉर्ब होता है या कम? ज्यादा एब्जॉर्ब होता है, इसीलिए रेत गर्म हो जाता है या नहीं? प्रकाश जितना ज्यादा रेत के ऊपर पड़ेगा और वो जितना ज्यादा अवशोषित होगा वो चीज उतनी गर्म हो जाएगी, इसीलिए रेत का एल्बिडो कम होता है। अब यहाँ आते हैं वनों में। अब हमें बताइए, वनों में प्रकाश रहता है या अंधेरा रहता है? क्यों रहता है? कहाँ से चला जाता है वो? अच्छा, काफी देर तो और ज्यादा चमकेगी वो। 84% लाइट को पेड़ पौधे एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसकी जो जितना पेड़ पौधों के ऊपर प्रकाश पड़ा उसका 84% भाग पत्तियां एब्जॉर्ब करती हैं, 84%, और बाकी का जो बचा हुआ भाग है वो रिफ्लेक्ट कर देती है। इसीलिए घने जंगलों में अंधेरा मिलता है। अब पत्तियों का जो 84% भाग है, इसका 4% पार्ट, 84 का 4% क्लोरोफिल खाने में परिवर्तित कर लेता है और पेड़ पौधों को प्रदान करता है, जो कि अच्छा इस क्लोरोफिल जब इस प्रकाश को खाने में कन्वर्ट करता है तब वो एब्जॉर्ब करता है, जिसको हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। फोटोसिंथेसिस की या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में वो CO2 एब्जॉर्ब करते हैं। हाँ ना, CO2 लेते हैं, पानी लेते हैं, CO2 plus H2O क्या बन जाएगा? ग्लूकोज। ये ग्लूकोज सेलुलोज के फॉर्म में और पौधे में इकट्ठा होता चला जाता है। तो जो आप ट्रंक, उसका तना, उसकी छाल, पत्तियां, लकड़ियां जो भी आप देखते हो, that would be made up of cellulose। और वो कहां से आया? वो किसका मिक्सचर है? वो है CO2 का और पानी का मिक्सचर। इसको बनाने में, सेलुलोज को बनाने में कुछ मिनरल्स की भी भूमिका होती है, जो कि जड़ें पानी में घोल के उसे पेड़ की तरफ तक पहुंचाती हैं, पत्ते तक पहुंचाने का काम करती हैं। पत्ते उस प्रकाश को एब्जॉर्ब करते हैं, क्लोरोफिल से कन्वर्ट करता है और सेलुलोज के रूप में निकाल लेता है। ठीक है, क्लियर है ये बात? लिखा तो दूंगा इसका क्या है? ठीक है, अच्छा ये बताइए, प्रकाश के कितने रंग होते हैं? 7 रंग कलर्स होते हैं। इनमें से कौन से कलर प्रकाश संश्लेषण में भूमिका निभाते हैं? सारा नहीं, रेड और ब्लू। हाँ, रेड और ब्लू दोनों प्रकाश संश्लेषण में भूमिका निभाते हैं, बाकी कोई हिस्सा नहीं लेगा, रेड और ब्लू। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में यही जो कलर है, इन्हीं कलर की जो रेडिएशन है वो एब्जॉर्ब हो पाती है पौधों में। ये 2-3 बातें आपको लिखनी है जो कि एग्जाम में आई। ठीक है, देखो ये साइंस से जुड़ी है ना, तो इसीलिए एनवायरनमेंट एक ऐसा विषय है जिसमें कई सारे सब्जेक्ट जुड़े हुए हैं आपस में, बायोलॉजी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, सब जुड़े हुए हैं। तो इसमें कुछ बातें आप लिख लीजिए, एक हिंदी समझ बनेगी इससे। प्रकाश में लिखना, पृथ्वी पर जीवन का प्रमुख स्रोत सूर्य का प्रकाश है। The sunlight is the basic resource on earth, the basic resource of life on earth। ठीक है, सूर्य का प्रकाश फोटोवोल्टेइक, इसे फोटोवोल्टेइक कहते हैं, फोटोवोल्टेइक या फोटोन भी कहते हैं।
फोटोन के रूप में, अभी सब केमिस्ट्री फिजिक्स का मामला चल रहा है ना, फोटोन के रूप में पृथ्वी तक पहुंचता है, पृथ्वी तक तरंगों के रूप में पहुंचता है, पृथ्वी तक तरंगों के रूप में पहुंचता है। सनलाइट would reach on earth, would reach on earth in the form of photons, in the form of photons, ठीक है। आगे लिखना कंटिन्यूएशन में, संपूर्ण प्रकाश के 83% का, संपूर्ण प्रकाश के, यह ऐसा लिखो दोस्तों, पौधों पर पड़ने वाले संपूर्ण प्रकाश, पौधों पर पड़ने वाले संपूर्ण प्रकाश के 83% का अवशोषण, 83% का अवशोषण पौधों द्वारा कर लिया जाता है, यह पौधों की पत्तियों द्वारा कर लिया जाता है, पौधों की पत्तियों द्वारा कर लिया जाता है। The 83% of total sunlight, of total sunlight which reach on a tree would absorb by leaves of plant, जबकि 17% परावर्तित कर दिया जाता है, while 17% would be परावर्तित माने refracted, while 17% would be reflected, ठीक है। अब अगले पॉइंट से लिखना, उपरोक्त 83% का, अभी से अंडरलाइन कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और किताबों में मिलेगा नहीं, ठीक है। इसमें अगले पॉइंट से लिखना, उपरोक्त 83% का 4% भाग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल के द्वारा भोजन में परिवर्तित कर दिया जाता है, क्लोरोफिल के द्वारा भोजन में परिवर्तित कर दिया जाता है, ठीक है। 4% पार्ट of this 83%, 4% part of this 83% converted into food, by the help of chlorophyll, by the help of chlorophyll in photosynthetic process, in photosynthetic process, जो कि सेलुलोज के रूप में परिवर्तित होकर, जो कि सेलुलोज के रूप में परिवर्तित होकर पौधे के तलों में स्टोर हो जाता है, या पौधे के तलों में भंडारित हो जाता है, पौधे के तलों में भंडारित हो जाता है, and which is being stored in the trunk of a tree in the form of cellulose, ठीक है। अब देखो इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड की इंपॉर्टेंट रोल है, कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब की जाती है, हाइड्रोजन और पानी के साथ मिनरल्स जाते हैं, दोनों मिलकर ग्लूकोज बनाते हैं, और सेलुलोज ग्लूकोज का एक फॉर्म है, सेलुलोज ग्लूकोज का एक फॉर्म है, ठीक है। स्टोर हो गया। अब मान लो ट्रंक में स्टोर है, लकड़ी को जलाओगे तो क्या निकलेगा? अरे कैसे निकलेगी? देखो सेलुलोज जब वापस जला तो वापस से सेलुलोज का ऑक्सीडेशन हो गया नहीं,
जब कोई चीज जलती है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है। जब ऑक्सीडेशन होगा सेल्यूलोज का तो वापस CO2 ऑक्सीडाइज हो जाएगी, वातावरण में चली जाएगी। तो पेड़ पौधों को जलाने से क्या निकलेगा? CO2 निकलेगी या नहीं निकलेगी? निकलेगी। इसीलिए पेड़ पौधों को जलाने से CO2 वापस वातावरण में चली जाएगी। क्लियर है? तो CO2 को एब्जॉर्ब करना हो तो क्या करना चाहिए? पौधा जलाना चाहिए। क्लियर? चलो एक बार साफ अगले पॉइंट से देखना, अगले पैराग्राफ से देखना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्लोरोफिल द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का उपयोग किया जाता है। In the process of photosynthesis, CO2 and H2O is being used. CO2 and H2O is being used by the help of chlorophyll. ठीक है? उपरोक्त प्रक्रिया में प्रकाश के सातों रंगों में से लाल एवं नीले रंग का प्रयोग होता है। In this process, chlorophyll used blue and red color of light in forming the cellulose. ठीक है? अच्छा ये बताओ क्लोरोफिल बना किसका होता है? क्लोरोफिल किस चीज का बना हुआ होता है? किस चीज पौधों में क्लोरोफिल किस चीज से बनता है? मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम एक मिनरल है और पौधों में जड़ों की सहायता से प्राप्त होता है। इसलिए अगर पौधों में मैग्नीशियम की कमी है तो जो पत्तियां हैं वो बहुत हरी नहीं मिलेगी, ग्रीन टाइप की नहीं मिलेगी। उनके बाद धब्बे मिलने शुरू हो जाएंगे आपको, पीले कलर के, व्हाइट कलर के, इसे ब्लाइट कहते हैं, रंग का होना कहते हैं पौधों का। अच्छा एक दूसरी चीज ये है, मान लीजिए ऐसी जगहों पर जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता तो वहां क्लोरोफिल की आवश्यकता होगी खाना बनाने के लिए। ऐसी जगहों पर जहां सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंचता और वहां खाना बनाना है पौधों को, तो कैसे पौधे होंगे? हरे होंगे, सफेद कलर के होंगे? अरे सफेद होंगे, क्योंकि जरूरत है क्लोरोफिल की। तो आप देखो वो देख रहे हैं आपने वो क्या मशरूम खाना बनाने के लिए उसको प्रकाश की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं पड़ती है। इसीलिए अंधेरे कमरों में मशरूम पाया जाता है। That's it. ठीक है? तो मोरल ऑफ द स्टोरी, ग्रीन कलर या हरा रंग या क्लोरोफिल, हरा रंग से मतलब यहाँ या क्लोरोफिल से। क्लोरोफिल की आवश्यकता केवल ऐसे पौधों में ही होती है जो प्रकाश दीप्ति प्रभाव प्रस्तुत करते हैं। प्रकाश दीप्ति प्रभाव मतलब कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में पाई जाती है, यानी खाना बनाने के लिए जो एब्जॉर्ब करते हैं सूर्य के प्रकाश को। क्लियर? एक नोट करिए ऐसे पौधे जिन्हें खाना बनाने में या भोजन बनाने में प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती,
भोजन बनाने में प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। सामान्यतः सफेद प्रकार के होते हैं, सामान्यतः सफेद प्रकार के होते हैं। Those glands which don't need the chlorophyll in making of food, they would be in white color. They would be in white color. ठीक है, ये बात यहाँ तक समझ में आई? चलो ठीक। इसीलिए जड़ों का रंग सफेद होता है, जड़ों का रंग इसलिए सफेद होता है। वो सभी जड़ें या वो सभी पौधे जो कि जमीन में अंदर की तरफ ग्रोथ करते हैं, अभी मैं आपको कराऊंगा। दो तरीके की ग्रोथ होती है पेड़ पौधों में। एक होती है दीप्तिकालिक। दीप्तिकालिक माने जो प्रकाश की तरफ बढ़ने वाले पौधे होते हैं। जो प्रकाश की ओर बढ़ने वाले पौधे होते हैं उनमें ऊपर की तरफ आपको ट्रंक मिलेगा। ट्रंक क्या, ऊपर की तरफ एक छतरी बनी हुई मिलेगी, कैनोपी मिलेगी ऊपर। जैसे जितने भी आप पेड़ पौधों को आप देखो तो ऊपर की तरफ इनमें नई पत्तियां ऊपर की तरफ मिलेंगी और ऊपर की तरफ एक कैनोपी मिलेगी, छतरी टाइप की चीज मिलेगी बनी हुई, इस तरह की शेप ऊपर होगी। जबकि नीचे की तरफ प्रकार की शेप नहीं मिलेगी। नीचे आपको पेड़ पौधे कभी देखे जड़ों में पत्ते लगते हुए ऊपर ही मिलेंगे। कारण से ये दीप्तिकालिक होते हैं। एक दूसरे हैं अदीप्तिकालिक। उनकी ग्रोथ नीचे की तरफ होती है, यानी जमीन में। जैसे कि जड़ें हमेशा देखिएगा ऊपर चलती हुई पेड़ से नीचे की ओर चलेगी। क्यों? क्योंकि वो अंधेरे प्रकाश में गति करती हैं, मतलब अंधेरे क्षेत्र में गति करती हैं। उनको प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। इसीलिए जड़ें की नकारात्मक गति होती है। मोशन में देखेंगे इसमें दो तरह की मोशन होती है पेड़ पौधों में, एक ऊपर की तरफ प्रकाश की तरफ और एक अंधकार की तरफ। इंसान में भी दो तरह की होती है, एक प्रकाश की तरफ और एक अंधकार की तरफ। अब ये जिंदा दवाई करना कहा जा रहा है, ठीक है? तो चलो करिए आगे। तो इसमें ये कंप्लीट हो गया हमारा एक बात। अगले पॉइंट में आप इसमें अगला लिखना गति। अगला किस गति लिखिए, चूंकि जलवायु की कारक में भी आ जाएगा गति। ठीक है, मूवमेंट। ठीक है, तो इसी बात को लिखेंगे इसमें। सामान्यतः प्रकाश के प्रभाव के कारण, सामान्यतः प्रकाश के प्रभाव के कारण पौधों में दो प्रकार की गति पाई जाती है। पौधों में दो प्रकार की गति पाई जाती है। जनरली ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ सनलाइट there will be two types of movement. There will be two types of movement in plants. ठीक है, पहला लिखना है इसमें प्रकाशानुवर्त। प्रकाशानुवर्त यानी प्रकाश की तरफ, प्रकाश की तरफ लिखो। चलो बड़ी सीधी बात, प्रकाश की ओर गति। ठीक है, वैसे जब एग्जाम में लिखे तो प्रकाशानुवर्त लिखे तो एग्जाम में होगा बहुत अच्छी हिंदी है। तो प्रकाशानुवर्त या प्रकाश की ओर गति। ठीक है, और दूसरी लिखिए प्रकाश की ओर गति, दूसरी लिखिए अंधकार की ओर गति। अंधकार की ओर गति, मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट और मूवमेंट टुवर्ड्स डार्कनेस। अगले पॉइंट में लिखना है सामान्यतः प्रकाश की ओर गति किसकी? अंधकार की ओर गति ना, दो तरीके की गतियां हैं।
प्रकाश अभिव्रत, हाँ हिंदी वाला प्रकाश अभिव्रत, पहला प्रकाश अनुव्रत, दूसरा प्रकाश अभिव्रत, दो तरीके, ठीक है। प्रकाश अभिव्रत गति के अंतर्गत की ओर पहला लिखना, प्रकाश अनुव्रत गति के अंतर्गत, प्रकाश अनुव्रत गति के अंतर्गत पौधे का तना प्रकाश की ओर गति करता है। पौधे का तना प्रकाश की ओर गति करता है। अंडर फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं इसे, अंग्रेजी में फोटोट्रॉपिज्म मूवमेंट कहते हैं। प्रकाश की ओर अगर गति को फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। अंडर द मूवमेंट ऑफ फोटोट्रॉपिज्म, the trunk of tree move towards light। अच्छा एक चीज आप कभी एक्सपेरिमेंट करना, कुछ जैसे लताएं होती हैं, लियारास जिसको हम लोग कहते हैं, घरों में लोग लगाते हैं अपने घरों में कुछ लियारास, जैसे वो मनी प्लांट एक प्लांट होता है, आप उसको खिड़की के पास रख देना और उसको देखना कि वो अपने आप ही उसकी जो गति है, उसकी दिशा है, वो खिड़की को उस तरह हो जाएगी कि हाँ बस से प्रकाश आ रहा होगा, अपने आप ही उस तरह उसकी मोशन हो जाती है, उधर की तरफ प्रकाश करने लगता है। सनफ्लावर भी ऐसा ही। लेकिन लियारास को आप घर में नहीं देख सकते हो कि अगर उनको घर में नए कमरों में आप रखेंगे तो उनकी अपने आप गति खिड़कियों की ओर हो जाती है, क्योंकि उधर से ही प्रकाश आ रहा होता है तो वो मुड़ जाती है। इसी को फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं, फोटोट्रॉपिज्म मूवमेंट। क्या कहता था पता नहीं, गति करता है। अंग्रेजी में क्या लिखा? मूव टुवर्ड्स लाइट, ठीक है। जबकि इसके विपरीत प्रकाश अभिव्रत गतियों के अंतर्गत या प्रकाश अभिव्रत गतियों में जड़ें भूमि के अंदर गति करती हैं, जड़ें भूमि के अंदर गति करती हैं। भाई in negative phototropism movement, while in negative phototropism movement, the roots move towards depth in the earth, अच्छा एक चीज बताइए, पेड़ पौधों की जो गति होती है, अब आपको पता चला कि पेड़ पौधों में दो प्रकार की गतियां होती हैं, एक ऊपर की ओर और एक नीचे की ओर, ठीक है। दोनों समान होंगी, दोनों में अंतर होगा, दोनों में अंतर होगा। कौन सी ज्यादा होगी? सही है, ये अगर बराबर होगी, बराबर होगी। इसीलिए जो पौधा जितना ऊपर होता है उतना ही नीचे होता है। ट्रंक जिस पौधे का जितना होगा उसकी जड़ें भी उतनी ही लंबी होंगी। अगर आप सारी जड़ों की लंबाई देखो, जड़ें एक नहीं होती, पौधे में बहुत सारी होती है। अब उन सब जड़ों की लंबाई को अगर आप नापोगे ना तो ट्रंक की बराबर ही होगी। इसीलिए कुछ विद्वानों ने कहा है कि अगर किसी पौधे की गहराई को मापना हो तो उसकी ऊंचाई को देखो, है ना। ये किसी विद्वान ने कहा है, अभी ये नाम बताओ कि किस विद्वान ने है, तो अब उसको देख लो। इसीलिए अगर आपको देखना है कि पौधा कितना गहरा होगा, उसको देखो कि कितना ऊंचा है। ऊपर की ऊंचाई उसकी गहराई को प्रदर्शित करती है। दोनों तरह की गति होती है, बराबर होती है। पौधा जितना ऊपर की ओर गति करता है उतना नीचे की ओर भी गति करता है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ये तो एक फिलॉसफी से बात हुई। नेक्स्ट में लिखना एक अगली जो हम लोग मूवमेंट या एक अगला एस्पेक्ट देखेंगे जिसमें लाइट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, वो है बीजों का निर्माण, बीजांकुरण। क्योंकि
पूरी अर्थ में, पूरी नेचर में बीजांकुरण या जर्मिनेशन हम लोग जिसे कहते हैं, बीजों का निर्माण और उस निर्माण से नए पेड़ पौधे फल करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और ये लाइट पर निर्भर है। देखो एक और बड़ा बढ़िया एस्पेक्ट बताता हूं आपको। जिन एरियाज में हट के सूर्य का प्रकाश कम पहुंचता है, वहां आपको पेड़ पौधों में बीजों की संख्या बहुत कम मिलेगी और वहां पर जो फूल होंगे उनमें भी बीजों की संख्या आपको कम मिलेगी। जितना भी आप, इसका मतलब ये होगा कि आप कोई भी तरफ अगर जाएंगे तो आपको प्लांट्स में या फलों में बीजों की संख्या कम होती हुई आपको दिखेगी, जबकि आप जितना भी ट्रॉपिक्स की तरफ जाएंगे बीजों की संख्या बढ़ती हुई दिखेगी आपको। ठीक है, आप इसको मैच कर सकते हैं इस चीज को। बीजांकुरण में एक तरह का एग्जांपल ढूंढूंगा ऐसा, वो एग्जांपल मुझे मिल जाएगा। हालांकि इसका वाकई हो सकता है, लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था है। अगले पॉइंट में इसमें बीजांकुरण में लिख लीजिए बीजांकुरण या सीड जर्मिनेशन। ठीक है, तो आप इसमें लिखना सूर्य का प्रकाश बीजों के निर्माण तथा बीजांकुरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। Sunlight plays an important role. Sunlight plays an important role in germination of seed, and also seed formation too. अच्छा, आपने सिंगाड़ा तो देखा होगा। सिंगाड़े में एक बीज होता है, कई सारे होते हैं। सिंगाड़े में बीज होता है। अच्छा, ये बताओ सिंगाड़ा ऊपर होता है नीचे? नीचे होता है। और दूसरे, अच्छा एक तो एग्जांपल मुझे ये मिला। अच्छा, दूसरा एक बताओ, अमरूद आपने देखा कभी? अमरूद सबसे ज्यादा कहाँ उत्पन्न होता है? कैसा फल है? ट्रॉपिकल फ्रूट है ना? ट्रॉपिकल एरिया में होता है। आपको ये 10 डिग्री से और 25-30 डिग्री तक देखने को मिलेगा, उसके ऊपर आपको नहीं देखने को मिलेगा। अरे आप ऐसा देखिए, अच्छा ये बताओ कश्मीर में देखना है अमरूद उगता हुआ कहाँ मिलेगा आपको? दक्षिण भारत में बहुत शानदार अमरूद मिलेंगे, आंध्र प्रदेश में चले जाइए। अब देखो कश्मीर की लोकेशन देखो आप, 30 डिग्री के आसपास है नहीं, है ना? अच्छा ये बताओ बीज सेब में ज्यादा होता है अमरूद में? क्या सेब आपको आंध्र प्रदेश में मिलेगा? नहीं मिलेगा। और आंध्र प्रदेश है कहाँ? ट्रॉपिकल एरिया में आता है। अमरूद आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश में। ठंडे क्षेत्रों में बीजों की संख्या में कमी आती है, गर्म क्षेत्रों में बीजों की संख्या बढ़ती है। इसीलिए सूर्य का प्रकाश निर्धारित करता है किस प्रकार का फल होगा और उसमें किस प्रकार के बीज होंगे। ठीक है, आप देखो ये आईएएस ऑफिसर जो होते हैं ना, ये ऐसे बैरल होते हैं जिन्हें किसी भी मतलब ऐसे बोल्ट होते हैं जिन्हें किसी भी नट में फिट किया जा सकता है। इससे हर तरह की नॉलेज जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है। 2 in 1 नहीं होता, ये 100 in 1 होता है। सब रोग का इलाज आईएएस ऑफिसर। चलिए सीड जर्मिनेशन, इसमें क्या लिखा है लास्ट में? सीड जर्मिनेशन में लास्ट पॉइंट बताइए। कुछ नहीं लिखा तो बीजों के निर्माण में बीजांकुरण में महत्वपूर्ण भूमिका, अंग्रेजी में भी लिखी गई है। ठीक है, जिन क्षेत्रों में सूर्य का प्रकाश अधिकता में पाया जाता है, जिन क्षेत्रों में सूर्य का प्रकाश अधिकता में पाया जाता है, उन क्षेत्रों में अधिक बीज वाले फल प्राप्त होते हैं।
उन क्षेत्रों में अधिक बीज वाले फल प्राप्त होते हैं। इन दो areas where we found the abundant sunlight, the seeds would be large in number. Seed would be maximum in number. Large number, maximum number. अच्छा, सीड बड़े ही होते हैं, आकार में बढ़ जाता है उन एरियाज में। अच्छा, ये बीज बनने के लिए कौन सा कलर इंपॉर्टेंट है प्रकाश का? बनने में और जर्मिनेशन में रेड लिखिए आप। देखो, रेड की तीव्रता सबसे ज्यादा होती है नहीं, लाल कलर की इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होती है नहीं, और यानी प्रकाश का वो भाग जो जमीन में गहराई तक चला जाए, वो वेवलेंथ जो गहराई तक चली जाए, वही बीज को अंकुरित होने में मदद करेगी। कौन सी वेवलेंथ गहराई तक जा सकती है? ब्लू की या रेड की? रेड की। इसीलिए रेड कलर, प्रकाश का रेड कलर, विद्युत में रेड सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जर्मिनेशन में, सीड जर्मिनेशन में। इसीलिए जमीन में जैसे ही सीड नीचे गया, तो फिर जब तक उसे रेड प्रकाश नहीं मिलेगा वो जमेगा नहीं। ठीक है, तो आप इसे लिखिए, प्रकाश की लाल तरंग दैर्घ्य, ऐसा लिखिए, प्रकाश की लाल तरंग दैर्घ्य सीड बीजों के अंकुरण में, लाल तरंग दैर्घ्य बीजों के अंकुरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। The red wavelength of light, the red wavelength of light plays an important role in germination of seed, in germination of seed। ठीक है, अच्छा एक और बात बताओ, प्रकाश और क्या क्या करता है पेड़ पौधे? कोई बॉटल वाला नहीं है ना, है? बताइए दिक्कत हो सकती है। अरे सवाल में पूछूंगा, ऐसे ही जानना चाहूंगा। बॉटल नहीं पड़ी किसी नहीं। अच्छा सुनो, प्रकाश पेड़ पौधों में या लेकिन फलों में एंजाइम के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके साथ साथ विटामिन के निर्माण में, विटामिन ए केवल उन फलों में मिलेगा जो फल प्रकाश की अधिकता में उत्पन्न होंगे, विटामिन ए वाले वही फल होंगे। अच्छा ये बताओ, पपीता कैसे जगहों पर पाया जाएगा? ट्रॉपिकल फ्रूट है या टेम्परेट फ्रूट है? गर्म क्षेत्रों में पपीता होता है, ठंडियों में गर्म क्षेत्रों। गर्म क्षेत्र का मतलब है प्रकाश ज्यादा प्राप्त हो रहा होगा, इसलिए पपीते में विटामिन ए सबसे मिलेगा नहीं। अच्छा, आम गर्म में मिलेगा ठंडे में? तो विटामिन ए आम में मिलेगा नहीं मिलेगा? देखो ये वो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, ये बायोलॉजी को हम लोग जोड़ रहे हैं सब फूड एंजाइम वगैरह से। मोरल ऑफ द स्टोरी, सूर्य का प्रकाश विटामिन के निर्माण में भी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, और इवन विटामिन्स और पेड़ पौधों में एंजाइम्स, ह्यूमन बॉडी में भी एंजाइम्स। अगर प्रकाश ना मिले ह्यूमन बॉडी को, तो हमारा मेटाबॉलिक सिस्टम कमजोर हो जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि एंजाइम्स के निर्माण में तापमान की आवश्यकता है, और तापमान में सूर्य से प्राप्त होता है। चलो इसका एक एग्जांपल दूंगा, फिलहाल आप लिखो भोजन के निर्माण वाला। फिलहाल आप एक चीज लिखो, सूर्य का प्रकाश विटामिन ए के निर्माण में, विटामिन ए के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विटामिन ए के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। The sunlight plays an important role in the formation of vitamin A। अच्छा देखो, गाजर में कैरोटीन होती है, एक प्रोटीन है, और ये प्रोटीन स्किन के लिए और हेयर्स के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट होती है। स्किन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई प्रोटीन है तो दैट इज कैरोटीन। ठीक है, कैरोटीन का निर्माण भी
प्रकाश की वजह से ही होता है। हाँ विटामिन डी भी होगी, बिल्कुल होगी, विटामिन डी भी होगी बिल्कुल, लेकिन ये तो उसमें होती है। विटामिन ए के निर्माण में मदद करता है ना, वो तो उसमें ऑटोमेटिकली होती है। अच्छा विटामिन डी तो होती है, लेकिन हम लोगों के अंदर कैल्सिफेरॉल नाम से या कैल्सियोल नाम से एक विटामिन मिलता है। वो विटामिन उस विटामिन डी को अब्सॉर्ब करके और कैल्शियम में कन्वर्ट करता है। अगर वो विटामिन ना हो तो फिर ये अब्सॉर्ब नहीं कर पाएंगे लोग। इसीलिए जिन लोगों में ऑस्टियोपोरोसिस की दिक्कत होती है, गठिया पाए, उन लोगों को तो शायद धूप में डाला कुछ होगा ही, क्योंकि कैल्शियम उसमें ज्यादा लगता है बॉडी में नहीं हो जाती है। ये जनरली जिसको हम रेम्यूनेटाइसिस भी कहते हैं, रेम्यूनेटाइसिस कहते हैं उसे, रेम्यूनेटाइसिस गठिया वगैरह जॉइंट्स में पेन और ये सब चीजें, इसमें ये जेनेटिक बीमारी है, इस बॉडी में आप ही उसके प्रयोग में काम करते हैं। तो हम लोगों के अंदर वो क्षमता नहीं रह पाती कि सूर्य के प्रकाश को कन्वर्ट कर सके विटामिन डी को कैल्शियम में या फास्फोरस में। चलिए नेक्स्ट इमेज है सूर्य का प्रकाश कैरोटीन के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कैरोटीन के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सनलाइट आल्सो प्ले an important role in the formation of keratin। ठीक है, अच्छा एक बात है, मान लो कहीं पर प्रकाश की मात्रा कम है या बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और उनमें अगर बहुत सारे पेड़ पौधे हैं और पानी वहां पर ठीक ठाक मिलता है, तो पेड़ पौधों में प्रकाश प्राप्ति के लिए रोड मिलेगी नहीं आपस में, लगे हुए नहीं। मान लीजिए कई सारे पेड़ बनाने का सबसे बढ़िया तरीका मैं आपको बताऊं, पेड़ को कहीं की तरफ लगाइए, उसके साथ में 4-5 लगाइए, थोड़ी दूरी पर एक आपस में से वो कांटेक्ट में रहें 5-6 मिनट, उनमें आपस में कंपटीशन होता है, इंटरेक्शन होता है पेड़ पौधों में। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, सच बता रहा हूं, आपस में इंटरेक्शन होता है और वो उनमें भी कंपटीशन मिलता है। जैसे आपकी क्लास में वैसे ही कंपटीशन मिल रहा है, उनमें आगे बढ़ने का। इसीलिए जो पेड़ पौधे विश्वविद्यालय के वन जिन्हें हम लोग कहते हैं, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहते हैं, उनमें बहुत लंबाई के पेड़ मिलते हैं। आपको 200 से 400 मीटर ऊंचे लंबाई के पेड़ मिलते हैं और उसका कारण यही है कि वो इतने लंबे हो जाते हैं। उस होड़ में पानी तो वहां खूब होता है, बारिश रोज होती है, लेकिन 200 से 400 मीटर तक ऊंचे, अरे 200 फीट 200 फीट से 400 फीट, मीटर नहीं फीट, हाँ 200 फीट से 400 फीट तक के पौधे मिलते हैं। जनरली अमेज़न में बहुत मिलते हैं, इंडिया में भी हम लोग वो होता है ना, नहीं अरे बासी एक और है जो उसमें लिखा है, रेड लाल रंग का होता है, वो मैंने लिखवाया है, मुझे देखो मुझे याद है ना, एक वो रेड कलर का उसका ट्रंक होता है और उसका निर्माण उसका बहुत अच्छा उसका यूज होता है, उसमें इमारत वगैरह लकड़ी में, लेकिन मिलता है वो वेस्टर्न घाट में। लाल रंग का पौधा है, मतलब उसका ट्रंक लाल रंग का होता है। चलो याद आ जाएगा मुझे, याद आ जाएगा, बता दूंगा आपको। खैर छोड़िए, कुल मिलाकर ये है कि उनमें गति मिलती है, ठीक है। इसी प्रकार की गति नीचे की तरफ भी मिलेगी या नहीं? अरे मिलती है नीचे की तरफ भी। जैसे मूलियों में लंबी लंबी गति मिलती है, नीचे की ओर मूली लंबी हो जाती है। अगर मूलियों को आप गहराई में लगाइए, अगर उसका आपने उस मूली को लगाया, ठीक है, और उसके ऊपर आप प्रकाश बंद कर दीजिए कि नीचे प्रकाश उसका ना आए, इसीलिए तो मूली लगाई जाती है, मूली लगा के। देखो मेरा आपने क्या वाली भाषा में लगाया है, मूली लगाई और उसके ऊपर धूल चढ़ा देते हैं, धूल मतलब मिट्टी चढ़ा देते हैं, उसको कहते हैं धूल चढ़ाना है। तो
मिट्टी चढ़ा दी उसके ऊपर, प्रकाश मिट्टी चढ़ाने का मतलब केवल क्या होता है, प्रकाश और पानी को बंद करना है, मतलब प्रकाश पानी को स्टोर करना है और प्रकाश को बंद कर देना है। लाइट अगर बंद हो जाएगी तो पौधे की जो जड़ है वो नीचे की ओर तेजी से गति करेंगी, हमने ये पता किया, इसीलिए मूली की लंबाई बढ़ जाएगी, मूली और गाजर की लंबाई जलेगी। तो आप अगले पॉइंट में लिखना है, इसलिए इसमें अगले पॉइंट में लिखना है, पौधों में प्रकाश की गति, पौधों में प्रकाश की अपर्याप्तता जड़ों की लंबाई में वृद्धि कर देती है, जड़ों की लंबाई में वृद्धि कर देती है। The insufficiency of light, the insufficiency of light in plants, the insufficiency of light in plants increases the length of roots। जैसे कि मूली में है ना, मूली को क्या कहते हैं अंग्रेजी में, हाँ रेडिश, और गाजर किसे कहते हैं, कैरेट। अच्छा हाँ, तो मूली लिखो। चलिए नेक्स्ट ये अगले पॉइंट में, हाँ लिख सकते हैं ये बातें, तो लगभग हमारी कंप्लीट हो गई। अच्छा इसमें ना कुछ एग्जांपल भी हम लोग देख सकते हैं, जैसे सूर्य के प्रकाश ने बताया ना, बीजों के लिए सूर्य का प्रकाश आवश्यक है ना। आपने कभी ये महसूस किया कि गेहूं पर बाली तब आती है जब गर्मी पड़नी शुरू हो जाए, फरवरी के बाद, ये पहले आती है बाद में आती है, यानी उसमें जो दाना पड़ता है वो तब पड़ेगा, उसमें सीड तब आता है जब गर्मी पड़नी शुरू हो जाए। एक दूसरा एग्जांपल ये भी सीड का, बहुत सारे एग्जांपल। तो यहां से मैं समझता हूं कि आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई हो कि प्रकाश क्या करता है पेड़ पौधे, गति के आधार पर, बीजों के आधार पर, लंबाई के आधार पर। इसका मतलब ये हुआ कि जलवायु कारक किस प्रकार के पेड़ पौधे होंगे और उनकी उपयोगिता क्या होगी, उनकी विशेषता क्या होगी, ये सब निर्धारित करेगा नहीं करेगा। तो आप निष्कर्ष लिख लीजिए, इस प्रकार जलवायु कारक, इस प्रकार जलवायु कारक पौधों के गुण, उनकी मूल विशेषता, उनकी मूल विशेषता आदि के स्तर पर, उनकी मूल विशेषता आदि के स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सो द क्लाइमेटिक फैक्टर plays an important role in defining the basic characters